बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो भाई मैं डॉक्टर पटनायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। और धालीवाल जी का भी 2-3 बार धालीवाल जी ने फ़ोन करके बता दिया कि कहाँ पहुँचना है, और मैं लगभग समय पर ही पहुँच गया था। धालीवाल जी मुझसे मेरा बायोडाटा मांग रहे थे कि अभी शायद किसी ने बायोडाटा बताया, अभी थोड़ा बहुत है। तो बायोडाटा भाई उसका होता है जो फिलहाल किसी पोस्ट पर हो, जो ना हो उसका बायोडाटा लगभग नहीं होता। तो इसलिए मैंने बायोडाटा धालीवाल जी को भेजा नहीं। इनका मैसेज भी आया कि बायोडाटा भेजिए, लेकिन फिर गूगल से निकाल कर कुछ ले लिया होगा। तो मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति रहा 5-6 साल, जैसा इन्होंने बताया। कुलपति रहने का एक लाभ होता है, हानि जो होती है मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जो लाभ होता है मैं बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिजिक्स का भी है, हिंदी का भी है, हिस्ट्री का भी है, बॉटनी का भी है। तो सब डिपार्टमेंट कोई ना कोई कार्यक्रम करते ही रहते हैं, तो उसमें कुलपति को जाना ही होता है। और यदि फिजिक्स वालों का कोई सेमिनार है तो कुछ ना कुछ फिजिक्स के बारे में 2-4-5 बात इधर उधर से पढ़ कर ही जाएगा, ताकि वहां लगे कि विद्वान आदमी है। और दूसरे दिन हिस्ट्री वालों का है तो हिस्ट्री के बारे में भी कुछ ना कुछ तैयार करेगा ही। तो मान लिया जाता है कि कुलपति लगभग सब विषयों का विशेषज्ञ है। यदि थोड़ा तेज है तो इस प्रकार का वातावरण बना भी देता है। और दूसरी ये सुविधा पत्रकार को होती है, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ इसलिए ये कह रहा हूँ। अभी यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है तो पत्रकार को उस पर भी न्यूज़ लिखनी है, और पंजाब में इलेक्शन के रिजल्ट क्या है इस पर भी न्यूज़ लिखनी है, और अमेरिका क्या कर रहा है इस पर भी कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो पत्रकार के बारे में माना जाता है कि कोई भी विषय हो तो उसको बुला लिया जाए तो बोल सकता है। मुझे जब धालीवाल जी का शायद फोन आया कि इस प्रकार का एक विषय है, इस पर डॉक्टर साहब आपको बोलना है, तो एक अंग्रेजी में मुहावरा आता है कि जिस इलाके में देवता भी जाने से डरते हैं, मूर्ख उसमें छलांग लगा देता है। तो जो पत्रकार और कुलपति रहा हो वो उसी भ्रम में छलांग लगा देता है। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं भाई इस पर बोलूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। केवल डिजिटल मोड या डिजिटल यूनिवर्सिटी पर बोलना होता फिर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। देखिए, ये सारा जो डिस्टेंस मोड है, डिजिटल मोड है, ये तो टेक्निक है, पढ़ाने के तरीके हैं। भाई आमने सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने का एक तरीका है। फिर बीच में एक दूसरा तरीका चल पड़ा था, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। तो बाद में लगा होगा कि कॉरस्पॉन्डेंस नाम थोड़ा डेरोगेटरी है, तो इसलिए इसको डिस्टेंस एजुकेशन कर दिया, तो थोड़ा स्टेटस अप हो गया। अब जब से ये कोरोना महामारी फैली तो डिस्टेंस वाला तो प्रिंट मटेरियल जाता था, प्रिंटेड मटेरियल हम भेज देते थे, वो असाइनमेंट कुछ भेजते थे, कुछ नहीं भी भेजते थे। और अब 2000 स्टूडेंट है, असाइनमेंट भेज रहा है तो चेक करने वाले 4 हैं। तो फिर वो एक चलता रहता है कि भेज दी है भाई, सब ने भेज दी है, तो मान लिया जाता था कि डिस्टेंस मोड से काम ठीक चल रहा है। अब वो सारे मोड, ये कोरोना ने सब मोड फेल कर दिए। आमने सामने बड़ा मोड तो टोटली कोलैप्स ही कर गया कि भाई उन दिनों 2 साल तो लगभग काम मेरे ख्याल में ठप ही रहा। स्कूल भी बंद हो गए, यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई, और कुछ लोग कोरोना का शिकार हो भी गए, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो जब ये फिर 2 साल अब यूनिवर्सिटियां बंद हैं तो पढ़ाई तो बंद नहीं हो सकती। तो फिर सोचा कि आखिर जो डिस्टेंस मोड वाले थे उनको तो प्रिंटेड मटेरियल चला ही जाता था उनका, तो लेकिन जो आमने सामने पढ़ने वाले थे उनका क्या किया जाए। फिर ये नया रास्ता निकला है भाई, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। अब जुड़ जाइए, जे इससे जुड़िए, उस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, फला प्लेटफॉर्म से जुड़िए। तो वो इतना सक्सेसफुल रहा। अब तो मैं कई बार हैरान होता हूँ कि जब से ये ऑनलाइन मोड बंद होने की बीच आ रही है, कि यूनिवर्सिटी दोबारा खुल गई हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं, तो कुछ टीचर अभी तक भी अड़े हुए हैं कि ऑनलाइन बड़ा ही ठीक है, वो बड़ा सक्सेसफुल था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर दिया जाए। उसमें सुविधा रहती थी कि आप घर बैठे पढ़ा रहे हैं। हाई कोर्टों में भी चलता था कि घर बैठे ही मुकदमा लड़ा जा रहा है, कुछ ऐसा था हाई कोर्ट में भी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई मुकदमा तो घर बैठे बहस करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कपड़े ठीक पहनकर बहस करो। क्योंकि एक वकील ने बनायन पहनकर ही बहस करनी शुरू कर दी थी बैठे बैठे। तो ऑनलाइन मोड का अब इतना प्रचार प्रसार हुआ कि शायद सरकार को भी लगा होगा कि ये भी एक अच्छा मोड है। तो अब भारत सरकार ने निर्णय किया कि भाई एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। तो ये तीसरा, लेकिन एक बात देखिए ध्यान में रखनी चाहिए, ये जितने चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो चाहे डिजिटल मोड का टेक्निक हो,
ये सप्लीमेंट्री तो हो सकते हैं, अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। जो पढ़ाने का तरीका है, एक तो ट्रेडिशनल तरीका है ही, ये सब उसको सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड भी, डिजिटल मोड भी, और हो सकता है कोई और मोड भी डेवलप हो जाए। जैसे जैसे भाई टेक्निक बढ़ रही है तो मामला कुछ आगे भी जा सकता है, लेकिन इवन देन हमें मानकर चलना चाहिए कि ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उसका सहायक है। आप लोगों ने जो मुझे विषय दिया उसमें एक और भी मामला थोड़ा और आगे है। यदि केवल डिजिटल मोड की बात करनी होती है फिर तो उस पर की टेक्निक है, इतनी लाभदायक है, इतनी इसका ये है फलाना, आधा पौना घंटा आदमी बोल ही देता है। अब आपने लिखा हुआ कि तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की इमेजिनिंग करनी है, तो आपने इसमें तक्षशिला नालंदा जोड़ा है। मैं सोच रहा था कि ये दो यूनिवर्सिटियों का नाम जोड़ने का पर्पस क्या है। या ये हो सकता है कि भाई जैसे हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, उसी प्रकार के विश्वविद्यालय डिजिटल मोड से शुरू की जाए। जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अंग्रेजी में था थोड़ा, उसका जितना मैंने उसका अर्थ समझा कि ये जो दो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां थी, एक तक्षशिला की और एक नालंदा की, इनको दोबारा स्थापित किया जाए, लेकिन फिजिकल मोड में नहीं, डिजिटल मोड में स्थापित किया जाए, ताकि उसका दुनिया भर को लाभ हो। और मुझे लगता है मोटे तौर पर इसका यही पर्पस, अर्थ यही होगा जो मैं समझा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं। हम बात तो डिजिटल मोड की जाने टेक्निक और स्ट्रक्चर की कर रहे हैं, और बीच में आपने कंटेंट्स की बात कर दी है। क्योंकि जब तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय की बात हम करते हैं तो वो केवल स्ट्रक्चर या टेक्निक की बात नहीं थी कि कैसे पढ़ाया जाता था। दैट वाज नॉट एन इशू। इशू था कि क्या पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ शिक्षा में जो समस्या है वो कैसे पढ़ाया जाए, ये समस्या है, कि क्या पढ़ाया जाए, ये समस्या है। मैं समझता हूँ आज जब हम एक नई तकनीक की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, यदि केवल तकनीक की बात करनी होती फिर तो मामला बहुत सीधा था। ये जो आपने सेमिनार में तक्षशिला नालंदा को जोड़कर इस बहस को बहुत व्यापक बना दिया है। इस बहस की व्यापकता में नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी, उसका पर्पस, उसमें एडमिशन कैसे होता था, टीचर कैसे थे, क्या पढ़ाया जाता था, एग्जाम किस प्रकार होता था, उसकी मान्यता किस प्रकार मिलती, सब बातें आएंगी। अब नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या प्रोसेस था, क्योंकि हमें उसी को रीबिल्ड करना है डिजिटल मोड में। मैं एक छोटा सा उदाहरण ही देता हूँ। नालंदा तक्षशिला तो गुरुकुल ही माने जाते थे, महाविहार कहते थे, शब्द जो मर्जी कहिए, गुरुकुल ही थे। गुरुकुल में एडमिशन के प्रोसेस तो थे। एक मैं कहानी पढ़ रहा था कि गुरुकुल के दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा रहता था। आपने भी सुना ही होगा कि वो प्रश्न पूछता था और जो प्रश्न सेटिस्फैक्ट्री उत्तर दे दे तो उस स्टूडेंट को अंदर जाने की अनुमति थी, जो ना दे उसको बाहर से निपटा दिया जाता था। मैं ये मानता हूँ कि द्वारपाल कोई सीनियर प्रोफेसर ही होता होगा नालंदा का या तक्षशिला का, क्योंकि द्वारपाल शब्द अब थोड़ा डेरोगेटरी माना जाता है कि दरवाजे पर खड़ा है तो भाई कोई दूसरा होगा, छोटे कर्मचारी। लेकिन जब एडमिशन में द्वारपाल प्रश्न पूछता है तो सीनियर प्रोफेसर ही होगा। अब वो प्रश्न पूछता है, एंट्रेंस टेस्ट टाइप हो गया एक प्रकार से, तो यदि वो ठीक उत्तर दे देता है तो अलाउड है, नहीं तो नहीं। एक गुरुकुल का एक उदाहरण आता है कि द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा था तो एक स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया। द्वारपाल ने उसको प्रश्न पूछा, को तुम कौन हो तुम। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, आजकल भी हम पूछते हैं क्लास में, भाई कि नाम बताओ, परिचय दो, ऐसा कुछ ना कुछ दो चार बातें करते ही हैं। उस स्टूडेंट ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा, गुरुजी यदि मुझे ये पता हो तो मैं कौन हूं तो मैं आपके यहाँ क्या करने आता। इसका क्या अर्थ है? यानी जो यूनिवर्सिटी है, जब विश्वविद्यालय है, जब गुरुकुल है, वो टू क्रिएट नॉलेज है, वो संसार के रहस्यों को समझने का सेंटर है एक प्रकार से। ऊपर से जब प्रश्न बड़ा साधारण लगता है कि को तुम कौन हो तुम, भाई वो कहते मैं रामलाल हूं, फलां जगह से आया हूं। महाराष्ट्र में तो ये बीमारी है ना इस प्रकार के बताने की कि कौन हो तुम। अभी इसने बताया बिटिया ने कि अग्निहोत्री भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन रहे, तो महाराष्ट्र में नाम रखने का क्या रिवाज है कि भाई कौन हो तुम। वो कहता है
भीमराव, भीमराव का मतलब कि मेरा नाम भीमराव है, राम जी मेरे पिताजी का नाम राम जी है, अम्बेडकर की अम्बेड गांव का रहने वाला हूँ, यानी पूरा पोस्टल एड्रेस है, अम्बेड गांव का नाम है, करकमल वहां का रहने वाला। तो उसने भी यही पूछा कि को तुम कौन हो, तो वो बता सकता था कि फलां हूँ, फलां का बेटा हूँ और फलां गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन उसने जो उत्तर दिया वो बड़ा क्लासिकल था। उसने कहा सर यदि मुझे ये पता होता मैं कौन हूँ तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी में क्या करने के लिए आता। तो बेसिकली जब हम तक्षशिला नालंदा की बात करते हैं तो तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी का पर्पज जो था वो यही था कि को तुम उसका उत्तर खोजने का प्रयास था। और आज हम कोशिश, अब भाई आपने लिखा है कि तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी को उसको रीबिल्ड करना है डिजिटल मोड से। दूसरा एक और इसमें थोड़ा ऐड कीजिए, वो भी मैं एक उदाहरण से ही बात करूंगा, वो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और ये हमारी खुशकिस्मती है ये पंजाब में थी। दुनिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो पंजाब में थी, तक्षशिला अभी भी ये जो पाकिस्तान में पंजाब चले गया वहीं है, और उसके वो खंडहर भी मिल रहे हैं, उसके जो खुदाई हुई तो उसके पुरातत्व विभाग को मिले। उन दिनों पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का प्रदेश, और 5 तो 6 तो अभी भी है ही, 5 जिनका नाम हम लेते रहते हैं, और छठी सिंधु नदी जिसके कारण सप्त सिंधु कहलाता था। ये 5 नदियां जाकर, और छठी सरस्वती थी जो बाद में सूख गई। सरस्वती भी हमारे आपके जमुनानगर जगाधरी से शुरू होकर ये पोहोबा जाती हुई आगे राजस्थान में जाकर मिल जाती थी, लेकिन सूख गई बाद में। ये सब नदियां सिंधु में जाकर मिलती थी। मुल्तान के पास उच्छ नाम की जगह है, वहां जाकर ये सभी सिंधु में मिल जाती थी, और सिंधु आकर जाकर समुद्र में मिल जाती थी। इसलिए इस पूरे इलाके को सप्त सिंधु कहा जाता था, और सब सिंधु को ही पंजाब कहा जाता था। बाद में उसका नाम पंजाब हो गया। और ये कितना बड़ा था, एक तो भाई आपका जो पंजाब है ही जो अब बड़ा पंजाब है, और एक आपका हरियाणा भी, हिमाचल भी, जम्मू भी, कश्मीर भी, गिलगित भी, बल्तिस्तान भी, लद्दाख भी, बलोचिस्तान भी, पाकिस्तान का सिंध भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, पाकिस्तान का पंजाब भी, ये मिलाकर सब सिंधु था। इस सब सिंधु में दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, और तक्षशिला में एडमिशन लेने के लिए फीस नहीं देनी पड़ती थी। यानी आज का जो एक्सपेरिमेंट है दुनिया के किसी हिस्से में भी, जो ठीक है फ्री एजुकेशन है ये है वो सब बातें होती होंगी, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटियां थी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक कथा थी किसी गुरुकुल को लेकर कि वहां का जो राजा था, शायद ये अम्भीक के बारे में ही आता है जब पोर्स के बारे में। अम्भीक भी पंजाब का राजा था और पोर्स भी पंजाब का राजा था जो सिकंदर से लड़ा था। कि जो गुरुकुल था उसमें राजा गया और गुरुकुल के द्वार से बाहर रथ पर उतर गया कि अब मैं यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहा हूं, उसमें सत्ता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उसमें मैं नॉलेज के सीकर के तौर पर जा रहा हूं। तो भाई ये जो, क्योंकि हम तक्षशिला नालंदा की बात की इसलिए मुझे बार बार कथा कहानी सुनानी पड़ रही है, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। आज जो विश्वविद्यालय हैं, मुझे लगता है 2 प्रकार की यूनिवर्सिटियां हैं। एक तो 100% स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है, तो उसमें स्टेट का नियंत्रण भी रहता है, भाई जो पैसा खर्चेगा वो नियंत्रण तो करेगा ही। और जो प्राइवेट स्पॉन्सर्ड हैं वो भगवान की दया से जा तो ये है कि शिक्षा में से पैसा कमा रही हैं, तो वो यूनिवर्सिटी कम दुकान ज्यादा है, और हमारी इमेजिनेशन में नालंदा तक्षशिला घूम रही है। तो मैं ये 2-3 जिसको विरोधाभासी बातें इसलिए कर रहा हूं कि इसको हम कहां फिट करेंगे। और यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट राजा का बेटा है, ये स्टूडेंट धोबी का बेटा है, इसमें कोई अंतर नहीं था। वो भाई बड़ी मशहूर, वो सब हम जानते हैं कि कृष्ण के बारे में आता रहता है कि वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में थे, और उसमें कृष्ण भी पढ़ते थे जो बड़े कुल के थे, और बेचारा सुदामा भी उसी में स्टूडेंट था, तो दोनों में कोई अंतर नहीं था। और आज शायद उस प्रकार का, मेरे फोन तो नहीं बेटे बज रहा कहीं ना पता। एक मिनट इसको मैं, देखिए ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं भाई ताकि जिन यूनिवर्सिटियों की हम कल्पना कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या थी और आज ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है,
और तीसरी एक बात और इसमें आप जोड़िए कि स्टूडेंट में तो कोई भेदभाव उस प्रकार का नहीं होता था। सुदामा भी वहां पढ़ रहे हैं, कृष्ण भी पढ़ रहे हैं, और फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं होती थी कि कोई फीस देनी है। समाज यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर करता था, लेकिन अब समाज स्पॉन्सर करने वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। अब मैं अभी आप में से यदि कुछ पंजाब के लोग, मेरे ख्याल में पंजाब की ज्यादा होंगे, कुछ क्या खन्ना के पास तालीबाग जी जानते होंगे, लुधियाना के रहने वाले, ही मस्ट बी नोइंग बेटर। खन्ना की जो दाना मंडी है, उसमें पहले क्या होता था कि जितनी बोरियां आती थी गेहूं की, 1 रुपए पता नहीं 2 रुपए हर बोरी पर, वो कहते थे धर्मदा है, इससे कॉलेज चलेगा, इससे वो फलां चलेगा। और 2-3 कॉलेज चलते भी थे, खन्ना के जो 1-2 कॉलेज थे वो उसी पैसे से चलते थे। यानी यूनिवर्सिटियों को समाज स्पॉन्सर करता था, स्टेट की उसमें कोई दखलंदाजी नहीं थी। तो इसलिए क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इसको लेकर भी कोई बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं थी। जब देखिए रिसर्च में सोचने पर प्रतिबंध ना हो, फिर ओरिजिनल चीज आती है। जब सोचने पर प्रतिबंध हो तो ओरिजिनल चीज कभी नहीं आती। हमारे एजुकेशन सिस्टम में और तक्षशिला नालंदा के सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है, इन चीजों को हमें थोड़ा पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए। उन दिनों यूनिवर्सिटी में देखिए, मैं कब की बात सोच रहा हूँ कि कहाँ नालंदा और तक्षशिला और चीन तक से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वियतनाम से आ रहे हैं, कंबोडिया से आ रहे हैं, दुनिया के हर हिस्से से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक तो एजुकेशन पर या नॉलेज पर, एजुकेशन और चीज है, नॉलेज और चीज है। एक्चुअली एजुकेशन को नॉलेज करना थोड़ा मिसनोमर है कि नॉलेज पर कोई प्रतिबंध नहीं था और सोचने पर कोई कैप नहीं लगाई हुई थी कि इस प्रकार का। इसीलिए देखे आपकी तक्षशिला नालंदा में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी क्यों पैदा हो गए। भाई फिलॉसफी इज ए वे ऑफ थिंकिंग, तो यदि थिंकिंग पर कैप हो फिर तो देयर शुड बी ओनली वन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो दूसरे का तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी इंडियन स्कूल, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, दे आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। एक स्कूल कहता है कि ईश्वर है और सांख्य कहता है कि ईश्वर बिल्कुल नहीं है, न्याय कहता है ईश्वर नहीं है, चारवाक कहता है आप ईश्वर की बात करते हो, आप मूर्खों की बात करते हो। ईश्वर नाम का तो पाखंड है और ये ब्राह्मणों ने भ्रम पैदा किए हुए हैं। यही सत्य है, जो दुनिया दिखाई दे रही है यही सत्य है। इसलिए घी लो, कर्जा पियो, आनंद से रहो, दुनिया आगे की चिंता न करो। और दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो है ये माया है, दूसरा सत्य है। तो इतनी जिसको कहना चाहिए कि 90 डिग्री पर कॉन्ट्राडिक्शन जिसको कहना चाहिए, तो व्हाट इज पॉसिबल। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में ओरिजिनल थिंकिंग पर प्रतिबंध नहीं है, तो जो ओरिजिनल थिंकिंग है उससे स्कूल ऑफ थॉट बनता है और उसके लिए एविडेंस इकट्ठे करते हैं, सब कुछ करते हुए तभी थ्योरी बनती होगी। तो ये केवल हिंदुस्तान में हुआ। बाकी जितने थॉट प्रोसेस हैं दुनिया भर में, एक थॉट प्रोसेस होगा दैट इज फाइनल लास्ट। लेकिन हिंदुस्तान में ये थॉट प्रोसेस इतना इंडिपेंडेंट था कि जहां टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी डेवलप हुए। ये तक्षशिला और नालंदा में ही संभव था और कहीं संभव नहीं था। तो आज भाई हम इनको रीबिल्ड करने की डिजिटल मोड से, असली मोड से तो अब वैसे गवर्नमेंट ने प्रयास किया, असली मोड में भी रीबिल्ड करने का प्रयास किया। ये जो आप कभी नालंदा चले जाएं, नालंदा में जो नालंदा नव महाविहार है, तो उसके बिल्कुल साथ ही नालंदा का असली महाविहार है। आप में से कोई गया नालंदा में या नहीं गया? कभी जाने का मौका मिले तो वो सारी खुदाई में नालंदा विहार, महाविहार जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, वो सब छितरी हुई है। हॉस्टल के कमरे हैं, मतलब चारों ओर एक रो इधर है कमरों की, एक रो उधर है कमरों की, एक इधर, और मतलब चारों ओर बीच में कुआं बना हुआ है ताकि वो स्टूडेंट वहां से पानी निकाल सके। और फिर भोजन का जो कक्ष है वो कौन सा है और कहाँ भोजन बैठकर करना है, टीचर का कक्ष कौन सा है, क्लासें कहाँ लगनी, कैसे, पूरा प्रोसेस। और गवर्नमेंट ने फिर नालंदा नव महाविहार से उसके बिल्कुल बगल में शुरू किया, उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन मैं जब गया तो मैंने कहा भाई, जिसको पुअर कजन कहते हैं ना जी, कि असली का नकल भी अच्छी तरह नहीं हो सकी।
मैंने उनको कहा, मैं क्या आपने जो प्रोसेस शुरू किया है इसकी कंटिन्यूटी में क्या आप कर रहे हो? उनको समझ नहीं आई, कहते कंटिन्यूटी में क्या? मैं क्या आप जो अलुमनाई बनाते हो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की, उसमें पुराने स्टूडेंट्स के फिर नाम लिखो भाई। ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई जिस सन में 1200 या 1100 या उससे भी पहले की, पता नहीं कोई 600 कहते को कितना कहते, चलिए जितना भी हो, तो ह्यून सांग आया था चीन से, उसका बड़ा बुत लगाया हुआ है। तो मैं कह इसके जो स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हो, शांति रक्षित वहां का स्टूडेंट था, अतिशा वहां का स्टूडेंट था, वो बाद में चीन में गया, तो उनकी लिस्ट में आज तक इसको जोड़ो तभी कंटिन्यूटी आएगी, और कैसे आएगी? टीचर्स का नाम भी लिखो। हम अपने यूनिवर्सिटी में लिखते ना कि वाइस चांसलर जे रहा, कंटिन्यूटी बनती है कि साहब 1916 में शुरू हुआ था, रामलाल जी पहले वाइस चांसलर थे, अब घनश्याम जी 50 में वाइस चांसलर हैं, तो आप उनका भी लिखो फिर। और उन्होंने एक काम तो किया, लाइब्रेरी का नाम वही रखा जो उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम था, रत्नागिरी लाइब्रेरी कुछ इस प्रकार का नाम है। और उनके पास 5-6 मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो आधे जले हुए हैं। जब बख्तियार खिलजी ने वो यूनिवर्सिटी सारी जलाई और लाइब्रेरी 6 महीने जलती रही, तो उसमें से कुछ बच भी गए होंगे, तो उनके पास अभी भी 5-6 ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं जो अर्ध कुछ जले हुए, कुछ धुएं से धुआंक गए हैं। मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ भाई, आज हमारे मन में नालंदा तक्षशिला की बात आई है, तो नालंदा तक्षशिला की बात करते हुए मैं डिजिटल मोड को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा भाई, दिस इज मेनली टेक्निक ऑफ टीचिंग। टेक्निक तो बदलती रहती है। जैसे कबीर का एक दोहा आता है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो भाई हम म्यान के ऊपर ज्यादा घूम रहे हैं कि तरीका क्या होगा, हम इस पर जोर नहीं दे रहे हैं कि पढ़ाया क्या जाएगा और पढ़ाने की स्वतंत्रता कितनी होगी। नहीं तो आप इमेजिन करिए कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाणक्य टीचर थे और उसको कोई स्टूडेंट मिल गया, और चंद्रगुप्त की हिस्ट्री आती कि उसको लगा कि इसका कोई माँ बाप ने वो स्टूडेंट को ले आया यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन दिया और उसको कहाँ पहुंचा दिया। तो पुराने गुरुकुलों में टीचर की एंट्री भी फ्री थी, कोई भी आदमी आता था अपनी योग्यता स्थापित कर देता था, उसको मौका मिल जाता था। और यूनिवर्सिटी का नाम टीचर के नाम से प्रसिद्ध होता था। देखिए अभी भी संदीपनी आश्रम, संदीपन ऋषि का आश्रम, मेरा पॉइंट समझ गए। ब्रांड नेम जो था वो वाइस चांसलर, अब वाइस चांसलर कह लो उसको, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नाम एक ही इसलिए कह रहा हूँ, जो गुरुकुल का हेड था उसके नाम पर गुरुकुल का ब्रांड नेम था कि साहब उस गुरुकुल में पढ़ना है, उसका हेड फलां है। आज की हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका ब्रांड नेम किसके नाम से है? मेरे ख्याल में और 1000 चीजों से हो सकता है। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है जी, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लैब बहुत बढ़िया, सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन टीचर वहां फलां है उसके कारण वहां एडमिशन लेनी है, ऐसा शायद ही कहीं। क्योंकि आज देखिए गुरुकुलों में टीचर प्रायोरिटी था, स्ट्रक्चर प्रायोरिटी इतना नहीं था। स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं मैं कहता कि स्ट्रक्चर के बिना काम चल सकता है, स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है अगर, लेकिन प्रायोरिटी किसकी? टीचर की है। आज गड़बड़ क्या हो रही है, जो मुझे लग रहा है भाई, मैं ये नहीं कहता सभी मेरे विचारों से सहमत ही हों, आज गड़बड़ क्या हो रही है, टेक्निक इंपॉर्टेंट बन रही है और माल परोसना क्या है वो सेकेंडरी बन रहा है। और नंबर 2, जिसने माल परोसना है और तैयार करना है वो तो तीसरे दर्जे का है। टीचर ने माल तैयार करना है, टीचर ने माल परोसना है, तो टीचर तीसरे दर्जे पर है, स्टेट नंबर 1 पर है। तो ये जो भूमिकाएं बदल गई हैं उसके कारण। चौथी एक भाई, आप शायद सहमत हो या ना हो, गॉड नोज, मैं वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग अवर आइडियाज, इसमें सहमत ना सहमत होने की बात नहीं। तीसरी बात एक और जो मुझे, मैं धालीवाल जी से भी डिस्कस कर रहा था, नॉलेज मैक्सिमम अपनी भाषा में ही दी जा सकती है। इसको आज कहना बड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आज मैं इसको कहूंगा तो लोग कहेंगे कि थोड़े पीछे की ओर भाग रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ओरिजिनल थिंकिंग जो है, देखिए नॉलेज तो ओरिजिनल थिंकिंग से क्रिएट होती है, बाकी तो नकल है। जो नॉलेज क्रिएट होती है वो कैसे? बेसिक आइडिया से नॉलेज आती है। मेरी खोपड़ी में मान लीजिए कोई बेसिक आइडियाज आ गया और उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। बेसिक आइडिया सारा कांटा होता है जो छुप जाता है, फिर वो आपको दिन रात तंग करता रहता है, फिर आदमी उसका पीछा करता है, फिर कोई नई चीज सामने आ जाती है। जिसके कारण बेसिक आइडिया और बेसिक आइडिया के पीछे पीछे भागना,
तो बेसिक आइडिया अपनी मातृभाषा में आते हैं। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि अग्निहोत्री जी एक बार बताइए, आप तो घूमते फिरते रहते हो, इतने छोटे छोटे देशों के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल जाते हैं, फिजिक्स में, बॉटनी में, इसमें केमिस्ट्री में। हिंदुस्तान 135 करोड़ का मुल्क है, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता कोई। और ये हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, फ्रांस आपके जिले के बराबर है, कोई करनाल जिला के बराबर, कोई बठिंडा के बराबर, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिल जाते हैं। और दूसरी बात सबसे और भी, पढ़ाते इनको भी इंडियन प्रोफेसर ही हैं। अब भाई बाहर की यूनिवर्सिटी में ना प्रॉस्पेक्टस उठाकर देखिए, मैथ में, फिजिक्स में, बॉटनी में आपको हर छठा सातवां प्रोफेसर इंडियन मिल जाएगा। पढ़ाते कम वक्त हम ही हैं और नोबेल पुरस्कार उनको मिलता है, हमें नहीं मिलता। तो मुझे लगा, मैं सोच रहा कारण क्या हो सकता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से ही अपनी बात स्पष्ट करूंगा। मैं वाइस चांसलर बनने से पहले पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन था। तो तब मुझे स्कूल बड़े बुलाते थे। तो जब वाइस चांसलर बन गए तो कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी में बुलाना शुरू कर दिया। हमारे जहाँ मामला यही होता है कि आप किस पोस्ट पर बैठे हो, उसी से सारा मामला सेटल हो जाता है। स्कूल में है तो स्कूल वाले बुलाएंगे, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी वाले बुलाएंगे। तो मेरे एक स्टूडेंट को फोन आया नंगल में, मैं पहले शिवालय कॉलेज नया नंगल में टीचर था। तो कोई स्टूडेंट होगा बेचारा, नौकरी नहीं मिली होगी, उसने अपना ही स्कूल खोल लिया। तो अब ये नंगल हिमाचल और पंजाब का सरहदी है एक प्रकार से, और बैकवर्ड एरिया माना जाता है, गांव तो बैकवर्ड है ही। तो उसका फोन आया, गुरुजी पता चला आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन बन गए हो। हाँ, मैं कहा भाई ठीक ही पता चला। कहता मैंने एक स्कूल खोला हुआ है, नौकरी तो मिली नहीं थी, तो आप मेरे स्कूल में आइए। अच्छा, मैंने कहा बेटे आने में तो मुझे खैर क्या दिक्कत है, लेकिन अब मुझे इतने साल हो गए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, तो मैं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट से क्या बातचीत करूंगा, तो इसलिए। तो कहते नहीं गुरु जी बातचीत करने की जरूरत नहीं, आप आ जाना, बस एक बोर्ड लगाएंगे, फोटो फोटो हो जाएगी, ये तो हो जाएगा कि वाइस चेयरमैन हमारे स्कूल में आया है, स्कूल का रुतबा बढ़ जाएगा। मैं कहा भाई इतने से तुम्हारा गुजारा होता तो आ जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, सरकारी कार है, जाने में क्या दिक्कत है। तो मैं गया उसके स्कूल में। जे आप नंगल से कभी वो जाओ इधर को पलान साइड को, रास्ते में सरहद पर ही है। तो मैं गया, वो बेचारे ने 8वीं 10वीं तक शायद स्कूल था, 100-150 बच्चे थे। तो बेचारा लग गया, कोई फोटोग्राफर पकड़ो, कोई बैनर लगाओ दीवार पर, कोई ऐसा जो भी तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा भाई जब तक तुम्हारी तैयारी चलती है तुम ऐसा करो, कोई 10-15 बच्चे बिठा दो 9वीं 10वीं के, मैं गपशप करता रहूँ। तो मास्टर लोग हैं भाई, गपशप तो फिर खाली बैठ नहीं सकते, उसने बिठा दिए 10-15 स्टूडेंट तरीका। तो मैंने वैसे ही पूछना कि बेटे पूछो, कोई सवाल मन में आता है, कोई जो बात जैसे करने होता है। और तो कोई नहीं बोला कि भाई हमारे जहाँ प्रश्न पूछने की तो थोड़ी बुराई माना जाता है। कोई स्टूडेंट ज्यादा पूछने लगे तो टीचर ही गर्दन पकड़ लेता है कि तुम्हें कितनी बार कहा कि अपनी सिलेबस की किताब पढ़ा करो, ऊट पटांग पढ़ते रहते हो हैं, और सिलेबस पढ़ते नहीं, ऊट पटांग बहुत पढ़ते हो, ऊट पटांग प्रश्न पूछते रहते हो। तो कोई नहीं बोला। अब 2-4 मैंने भी कुछ ना कुछ कथा कहानी सुनानी थी, मैंने भी 2-4 बार पूछा। तो एक लड़का थोड़ा हिलने डुलने लगा, मुझे शक पड़ गई कि ये पूछेगा कुछ ना कुछ। तो तब तक वो प्रिंसिपल भी आ गया भाई। तो वो लड़का थोड़ा आधा ही खड़ा हुआ था बेचारा, अभी पूरा नहीं हुआ था। तो प्रिंसिपल ने उसको कहा, जो प्रिंसिपल मेरा स्टूडेंट ही था बेचारा, कहते तुम फिर खड़े हो गए। कहते गुरु जी जब मैं बाहर से किसी को बुलाता हूँ ना डिग्नेटरी को, तो ये बेवकूफ ऐसे प्रश्न पूछता है, ये सारा शो बिगाड़ देता है। कहता और आता जाता इसको कुछ नहीं, बिल्कुल गरीब है, इसके फादर फीस नहीं जमा करवा सकते, मेरे पैर उसने पकड़ लिए, तब मैंने इसको दाखिला दिया। और सुबह बकरियां चराने जाता है, और बकरी चराकर वहां से सीधा स्कूल में आ जाता है, और बिल्कुल नहीं पढ़ता। जितने विशेषण उसके पास थे उसने सब उसके खाते में डाल दिया। तो अब मैं भी भाई स्टैंड ले चुका था कि अब मैं भी पीछे था, वो खड़ा हो रहा था। तो मैं कि चलो भाई पूछने दो बेचारे के मन में क्या है। खैर मैंने उत्साह दिया तो वो लड़के में हिम्मत आ गई, भाई को खड़ा हो गया। अब उसने क्या प्रश्न पूछा जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मातृभाषा में बेसिक आइडियाज आते हैं। कहता सर एक सवाल मेरे दिमाग में बड़े दिनों से घूम रहा है। कहते क्या? कहते जिस कमरे में हमारी क्लास लगती है वहाँ दीवार पर एक छिपकली घूमती रहती है। अब भाई थोड़ा सा मुझे भी शक हुआ कि प्रश्न ये सचमुच में वैसे ही लगता है जैसा प्रिंसिपल कह रहा है। तो मैं कहा बेटे फिर? कहता सर एक दिन मैंने देखा छिपकली की पूंछ कट गई थी। छिपकली की पूंछ कई बार कट जाती है। मैं कहा फिर भाई? कहते सर 8-10 दिन बाद फिर हुआ भी। छिपकली जब पूंछ कट जाती है उगाती है, सब जानती हैं, जो कोई ऐसा टॉप सीक्रेट नहीं है। मैंने कहा बेटे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अब छिपकली की पूंछ कट गई और फिर आ गई, तो अग्निहोत्री इसमें क्या करना है? मुझसे क्या पूछना चाहते हो?
कहते सर मेरे ताया जी की उंगली कट गई थी, वो दोबारा नहीं आई। अब देखिए, छिपकली का कोई अंग कटता है तो रीजनरेट क्यों हो जाता है, आदमी का कोई अंग कटता है तो रीजनरेट क्यों नहीं होता? इस रहस्य को समझने के लिए दुनिया भर की लैब में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं कि जिस दिन ये सीक्रेट पता चल गया कि छिपकली में ऐसी कौन सी बात है कि उसका कोई अंग कटता है तो रीजनरेट हो जाता है और आदमी का अंग कटता है रीजनरेट नहीं होता, रहस्य समझ आ गया तो बहुत सी चीजें सुलझ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड बेसिक आइडिया। और किसके दिमाग में आ रहा है? जो बकरियां चराकर सीधे स्कूल में आता है, जिसको ना तो बाबा ब्लैक शीप पता है, ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पता है, क्योंकि उसने सच में लिटिल स्टार देखे हुए हैं। जो गाते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में देखे नहीं होते, क्योंकि प्रदूषण इतना होता है, स्टार कहीं दिखाई नहीं देता, वो केवल गाता है और ये देखता है। जो अपनी मातृभाषा में सोचता है, ना भी सोचे, आदमी सोचता सदा मातृभाषा में है और बेसिक आइडिया मातृभाषा में आता है और उनके पास आता है जो नेचर के आसपास रहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, बेसिक आइडिया आने की उम्र होती है। अब आप सोचेंगे अग्निहोत्री जी की को बेसिक आइडिया आएंगे, अब हमें तो ये चिंता भाई इनकम टैक्स की स्लैब कम हो रही कि ज्यादा हो रही है, कम वक्त पहले इतना पेंशन मिलती है उसमें इतना कट गया तो और गया। हमारे आइडिया ये होंगे, उस बच्चे को तो बकरी चलाने वाले को उसके दिमाग में ये कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। देखिए, दिस इज बेसिक। नोबेल पुरस्कार बेसिक आइडियाज पर मिलते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे का पूरा, अब उसको पढ़ाओ चाहे डिस्टेंस मोड से, चाहे डिजिटल मोड से, चाहे आमने सामने बैठकर पढ़ाओ, तो हमारा पूरा सिस्टम उस छोटी उम्र में बेसिक आइडियाज को दबाने का होता है, क्योंकि हम उस उम्र में एक ऐसी भाषा थोप रहे हैं बच्चे पर कि वो बेसिक चिंतन बंद कर दे, रट्टा लगाना शुरू कर दे। पूरे सिस्टम को जो जिसको कहना चाहिए ना कि कोरोना घुस गया है, पूरे सिस्टम में कोरोना वायरस घुस गया है और उसके साइड इफेक्ट प्रकट हो रहे हैं। अभी धालीवाल जी को मैं कह रहा था कि मुझे कोरोना हो गया था, कोरोना तो भगवान की दया से ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद हार्पिस निकल आया, जिसको जनेऊ कहते हैं हमारे हिमाचल में। अब वो कम वक्त दर्द करता रहता 24 घंटे, कहते जो उसके साइड इफेक्ट हैं। तो भाई ये तो कोरोना का साइड इफेक्ट है, साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में जो कोरोना घुसा हुआ है, इसने सारे देश की ओरिजिनल थिंकिंग को ठप कर दिया। और बात हम तक्षशिला नालंदा की, हम उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, मोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाना क्या चाहते हो। और बदकिस्मती से आई एम स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, मुझे साइंस का बहुत ज्यादा भाई पता नहीं है, इसलिए मैं साइंस की बात तो ज्यादा नहीं करूंगा। बदकिस्मती से हमारे जहां जो सोशल साइंस, इवन इन फिजिकल एंड लाइफ साइंसेज में जो पढ़ाया जा रहा है, वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी की 90% कापियां हैं। सिलेबस 100% वहां, मैं कई बार सजेस्टेड रीडिंग्स पढ़ता हूँ पॉलिटिकल साइंस वालों ने भी जो पीछे दी होती है, उसमें 80% किताबें विदेश की होती हैं और देखी किसी ने नहीं होती, लाइब्रेरी में मिलती भी नहीं, लेकिन नाम सुना होता है। हमारे जहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में नकल ज्यादा है, ओरिजिनल कम है। और प्रिय मित्रों, रेवोल्यूशन नकल से नहीं आता, ओरिजिनल से आता है। और हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं एक फिर आप कहेंगे अगर तो ये उदाहरण से सारी बात बता रहे हैं, क्योंकि उदाहरण से बात थोड़ी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। सोशल साइंस की मैं बात करता हूँ भाई, साइंस इज नॉट माय सब्जेक्ट। हम हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री को भी छोड़िए, मैं पंजाब की बात करता हूँ। आज यूनिवर्सिटियों में गुरबाणी के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है? आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और क्या नाम है इसका, गुरु नानक यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए मैं रिलीजियस स्टडी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, साहब गुरबाणी को समझना है, कोई बताइए किताब। मैकालफ को पढ़ो साहब, भाई साहब मैकालफ को पढ़ो। मैकालफ को कंधे पर ऐसे लेकर घूम रहे हैं जैसे मैकालफ जैसा। और मैकालफ क्या लिखता है भला मानस? कहता मैं सारे पंजाब में घूमा हूँ। ये बात 1800 कुछ के आसपास की, जब मैकालफ जहां था। मुझे सारे पंजाब में कहता 50 आदमी मिले जो गुरबाणी को समझ सकते थे। अब मुझे बताइए, जिस पंजाब के बारे में प्रोफेसर पूर्ण सिंह लिखता है कि पंजाब गुरुओं के नाम पर जागता है, गुरुओं के नाम पर सोता है, तो वो पंजाब के लोगों के बारे में कह रहा है कि उनको गुरबाणी समझ नहीं आती, वो गुरबाणी जानते ही नहीं, इसलिए आई एम हियर टू टीच गुरबाणी टू पंजाबीज। और उसने गुरबाणी क्या समझाई? उसकी किताब उसने 6 वॉल्यूम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब छापी, उसकी सिख रिलीजन
और उसके बाद लंबा नाम है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सी वाणी का ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में। और वो भूमिका में क्या लिखता है, कहता हमारी मेन पर्पस ये है कि पंजाब के लोगों को ब्रिटिश सरकार का लॉयल कैसे बनाया जाए। ये वो भूमिका में खुद लिखता है। और आगे जो लिखता है वो और खतरनाक है। उसने कहा था, उसने लिखा कि मैंने गुरु तेग बहादुर जी की स्टडी की है। अब हमने भी भाई, पंजाब वालों ने भी की है। पंजाब वालों ने स्टडी नहीं की, पंजाब वालों तो गुरु तेग बहादुर जी का अंश है एक प्रकार से, लेकिन उसने तो स्टडी की है। स्टडी करने के बाद क्या लिखता है कि जिस वक्त गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में अरेस्ट किया गया और कोतवाली में उनको रखा गया, तो एक दिन गुरु तेग बहादुर जी उस पर छत पर घूम रहे थे, उसमें जहां अरेस्ट किए गए थे, तो वो औरंगजेब के जनाना महलों की ओर देख रहे थे। तो काजी ने देख लिया, उसने औरंगजेब को शिकायत की कि गुरु तेग बहादुर जी आपके हरम की ओर देख रहे हैं। तो उनको पूछा कि, उसने कहा मैं जनाना की ओर नहीं देख रहा, मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूं, वहां से अंग्रेजों की गोरों की फौज आएगी और हिंदुस्तान में उनका राज्य स्थापित होगा। और मैकाल क्या लगता है, दिस बाज भविष्यवाणी ऑफ गुरु तेग बहादुर, जाने जो अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट आई, इसकी भविष्यवाणी गुरु तेग बहादुर जी ने की हुई। और आगे क्या लिखता है कि जब 1857 की लड़ाई हुई तो पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, एंड दिस वाज वार क्राई ऑफ पंजाबी पीपल इन दी वॉर, कि वो भविष्यवाणी का नाम लेकर हमला करते थे और 1857 की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और यही बंद नहीं हुआ, आगे उसने क्या लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके शिष्यों ने पूछा कि आपके जाने के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा पश्चिम से अंग्रेज आएंगे, मेरी सेना और उनकी सेना मिलकर लड़ेंगे और दुनिया पर कब्जा करेंगे। अब मुझे बताइए, मैकालफ जी जो हमें पढ़ाना चाहता है और हमारी यूनिवर्सिटी मैकालफ को कोट करती है। जी मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि हम गुरु तेग बहादुर जी की वो मना रहे हैं और लाल किले पर मना रहे हैं। मैंने इसलिए ये उदाहरण दिया कि जो मैकालफ हमें पढ़ाना चाहता है वो कंटेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे, जब गुरु तेग बहादुर जो खुद लिख रहे हैं वो कंटेंट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसको मैं M3 कहता हूं। मैकालफ मैक्स मूलर क्या लिख रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को वेद नहीं समझ आते, आई एम हियर ट्रांसलेट वेदास, मैं वेद का ट्रांसलेट कर रहा हूं। और वो अपनी मां को क्या लिख रहा है कि इस ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के लोग वेदों से टूट जाएंगे, हिंदुस्तान से टूट जाएंगे। और मैकालफ क्या लिखता है, जिसने जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया, कि हिंदुस्तान को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे रहा हूं जिसमें शक्ल से हिंदुस्तानी होंगे लेकिन चिंतन से पश्चिमी हो जाएंगे। ये M3 का जो मैकालफ, मैक्स मूलर और मैकाले, M3 का जो शिकंजा है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में आज ये कसा हुआ नहीं है? और हम तक्षशिला और नालंदा की बात करते हैं, हम केवल मोड की बात करते हैं, हम कंटेंट्स की बात नहीं करते। आज हमारे सामने सब, देखिए मोड जो मर्जी हो, कंटेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बात इसलिए बार बार करता रहता हूं कि ही वाज द लास्ट पर्सन जिसको लोगों ने समझा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर MA कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, जब PhD कर रहे थे, तो शायद MA कर रहे थे, बाद में PhD की। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रूल था कि MA में एक छोटा सा रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। अब हमारे यहाँ भी शायद अब नई एजुकेशन पॉलिसी में कर दिया है कि कोई रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने रिसर्च पेपर लिखा भारत में जाति व्यवस्था पर। तो हम भाई, हमारे जहाँ तो ऐसे पेपर भी लिखे जाते तो 5-7 अपने दोस्त खड़े हो जाते हैं और प्रश्न एक आध पूछा और सेटिस्फेक्शन हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं था और भीड़ थी और विद्वान बैठे थे। बाबा साहब ने अपने पेपर के शुरू में क्या कहा, उसने कहा मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, पश्चिमी विद्वान जो भारत की जाति व्यवस्था पर लिख रहे हैं वो बिल्कुल कूड़ा है। उन्होंने कहा दे फेल टू अंडरस्टैंड जाति सिस्टम ऑफ इंडिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत की कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो हिंदुस्तान की जाति समस्या को समझ ही नहीं पाए। उसने लिखा, वो अंग्रेज लिखते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण ही जाति व्यवस्था बन गई, और वर्ण का अर्थ संस्कृत में रंग होता है, कलर। तो ये जो भेदभाव है ये कलर डिस्क्रिमिनेशन है, काले और गोरे का भेद है। तो अम्बेडकर ने लिखा कि हिंदुस्तान में और 1000 कारणों से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, लेकिन रंग के कारण डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। कि जिस भेद की आप बात करते हो, कृष्ण का तो अर्थ ही कृष्ण काला है, तो जिनका भगवान काला हो तो उस वो रंग के कारण डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? लेकिन अंग्रेजों ने वर्ण को जाति मानकर ये जाति पर जो लिखा दैट इज टोटली रबिश, वो गलत है।
तो भाई आज अंबेडकर को तो कोई कोट नहीं कर रहा जब हम जाति व्यवस्था पर पढ़ाते हैं, और किताबें किन की कोट की जाती हैं? जो विदेशी साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं। अंबेडकर पहला आदमी था जिसने, उनकी किताब आप जरूर पढ़े, हु वाज शूद्रास, शूद्र कौन थे। एक तो उसने लिखा कि आज के जो दलित हैं वो शूद्र नहीं थे, वो शूद्र बिल्कुल अलग है, आज के दलित बिल्कुल, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। बाबा साहब लिखते हैं कि उस वक्त के जो शूद्र थे वो क्षत्रिय थे। तो चलिए वो आप, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट बुक, आप पढ़े हु वाज शूद्रा, लेकिन जो उसमें मेन चीज बाबा साहब ने लिखी, उसने कहा जे आर इन्वेजन थ्योरी, दिस इज मोस्ट अनसाइंटिफिक, इमेजिनेटिव एंड पॉलिटिकल थ्योरी। और अम्बेडकर ने इस पर पूरी वो हुबा शूद्रा में 40 पेज लिखे। अब वो क्या, उसके एविडेंस क्या थे, आर्गुमेंट क्या थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक और कहना है, हम जब आर इन्वेजन थ्योरी पढ़ाते हैं तो बाबा साहब को तो कहीं कोट नहीं करते, और कोट किन को करते हैं? जिन्होंने ये लिखा कि आर्यों ने हिंदुस्तान पर हमला किया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं भाई, 2-3 बातें कि जो M3 है, क्या हम उसके शिकंजे से बाहर निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए? यदि हमें नालंदा और तक्षशिला की कल्पना करनी है, वहां तक पहुंचना है, तो हमें एक तो M3 के शिकंजे से बाहर निकलना होगा और वहां से बचना होगा, अपने कंटेंट्स जनरेट करने होंगे, अपना पर्पस जनरेट करना होगा और अपने आप को समझना होगा। एक बात लास्ट, अभी डॉक्टर साहब समय खत्म हो गया कि है 2-4 मिनट अभी बस हैं? अच्छा, अभी है 10 मिनट, बस मैं भी अपनी बात बाइंड अप ही कर रहा हूँ। देखिए, एक बात जो वो साइंस से भी ताल्लुक रखती, भाई आप तो ज्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, या जो भी मैं मानता हूँ, हमारे जहाँ लगभग 1.5-2 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हैं। कुछ तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी हैं, कुछ होशियारपुर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है वहाँ है, ये तो नज़दीक है, मैंने इसलिए चर्चा कर दी, बाकी देश भर में पड़े हैं। ये लगभग 1.5-2 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में है, और इनमें केवल लिटरेचर की बातें नहीं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, मैथ के भी हैं, मेडिसिन के भी हैं, सब प्रकार के हैं। लेकिन अब हमारे लिए वो बेकार हैं, क्योंकि आज जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है उसको संस्कृत नहीं आती, और जिसको संस्कृत आती उसको पॉलिटिकल साइंस नहीं आती। जो फिजिक्स का प्रोफेसर है उसको संस्कृत नहीं आती, जिसको संस्कृत आती उसको फिजिक्स नहीं आती। जो इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है उसको इंजीनियरिंग आती है लेकिन संस्कृत नहीं आती, संस्कृत वाले को इंजीनियरिंग नहीं आती। और ये ब्रिज टूट गया है हमारे बीच में से। लोग कहते हैं अग्निहोत्री जी, बात तो आपकी ठीक है, पर ट्रांसलेशन से काम चल सकता है, ट्रांसलेशन किया जा सकता है। अब भाई ट्रांसलेशन से काम तो चल ही सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन ट्रांसलेटर का पर्पस क्या है? एक पर्पस, दूसरा ज्ञान, दोनों चीजें। देखिए, केवल पर्पस की बात नहीं, तो ज्ञान भी होना चाहिए भाई। मैं कनाडा में था तो कनाडा गवर्नमेंट ने एक छोटी सी किताब छापी हुई, हिस्ट्री ऑफ कनाडा, पंजाबी में। तो मैं जब गया तो मैंने ले ली, क्योंकि वहां जाकर 2-4 जगह बोलना होता तो आप थोड़ी बहुत वहां की लोकल हिस्ट्री के बारे में कोट कर दो तो लोग समझते आदमी बड़ा विद्वान है। तो इसलिए जो बोलने वाले होते हैं वो इस प्रकार के जुमलेबाजी करते रहते हैं। वहां के जाकर उड़ीसा गए तो 5-7 उड़ीसा की बातें नोट कर ली, बंगाल गए तो वहां की, और भाषणों में 2-4 बार जिक्र कर दिया। तो मैंने वो किताब खरीदी। उसमें एक जगह लगा हुआ था कि कनेडा में, कनेडा विच खंबे फलाने सन बचाए, को सन लिखा हुआ था 1500 या 1600, जो भी लिखा होगा मेरे ध्यान में नहीं। तो मैं बड़ा हैरान कि खंबे आने कहाँ से थे, कि इतने सन में आए तो खंबे कहाँ से आने थे, और इतना लेट आए तो इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ लगती है, तो मूल किताब देखनी चाहिए अंग्रेजी की। तो मैंने मूल किताब पता कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन था, पंजाबी में, तमिल में, सब भाषाओं में किया हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था, पोल्स केम टू कनेडा, पोलैंड के लोगों को पोल कहा जाता है। अब भाई ट्रांसलेशन करने वाला मेरे जैसा ही होगा, द्वाबा से गया होगा, या धालीवाल जी बोला रमाने तो मालवा से गया होगा। हमारे जहाँ पोल खंबे को कहते हैं ना, बिजली के पोल लगे हुए, टेलीफोन के पोल लगे हुए, उसने पोल पढ़ा और समझ गया खंबे, उसने लिखते खंबे सन में आए। तो ये तो है कि ट्रांसलेटर को ज्ञान भी होना चाहिए, और दूसरा है ट्रांसलेटर की मंशा क्या है। एक 1600-1700 को सन की किताब है, ईरान के एक व्यक्ति ने लिखी हुई है, नबी हुसैन तबातवाई,
फारसी में किताब है सियारुल मुताखरीन, उसमें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ कि ही वॉज प्लंडरर, ही वॉज क्रिमिनल, और वो हांसी और इसके बीच में लूटपाट करता था, इसलिए औरंगजेब ने अराजकता को खत्म करने के लिए ऑर्डर टू एग्जीक्यूट है। अच्छा, अब अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन है। अब हम तो भाई फारसी जानते नहीं, पंजाब के लोग तो फारसी जानते नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर लगे हुए हैं हिस्ट्री के, उनको कम से कम फारसी तो नहीं आती और सब कुछ आता है। अब उन्होंने उस किताब का अंग्रेजी ट्रांसलेशन लिया। अंग्रेजी जब, वो तो अंग्रेजी पढ़ सकते और नहीं पढ़ सकते, और उस किताब में जो लिखा हुआ है कि गुरु तेग बहादुर ये करते थे, वो करते थे, जो भी। और गुरु नानक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फौजा सिंह थे हिस्ट्री के हेड, उसने उसके बेस पर पेपर लिखा, गुरु तेग बहादुर वाज राइटली एग्जीक्यूटेड। अब मुझे बताइए, ट्रांसलेशन से काम तो चल सकता है, लेकिन जिसने किताब लिखी है उसकी मंशा, और जिसने ट्रांसलेशन किया फिर हंगामा हो गया। तो फिर कुछ संशोधन आए उसमें कि साहब इसकी ट्रांसलेशन दो अलग अलग अंग्रेजों ने की है। एक ट्रांसलेशन में क्रिमिनल लिखा हुआ है, दूसरे में क्रिमिनल शब्द नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब जिसने ट्रांसलेशन की उसकी मंशा। ये मैं उदाहरण, छोटा सा उदाहरण इसलिए भाई दे रहा हूँ क्योंकि पंजाब का जो उदाहरण हमें जल्दी समझ आ जाएगा, बाकी लंबे उदाहरणों की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन से क्या ये काम चल सकता है, और ये 1.5-2 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं ये नष्ट हो जाएंगे। ये चाणक्य का जो अर्थशास्त्र छपा, ये भी कुदरती किसी के पास से, जे किसी को मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, जे 1800 के आसपास की पता नहीं किस सन की घटना है, वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया तो उसने छाप दिया। तो नहीं तो चाणक्य तो गए थे और उसका अर्थशास्त्र भी गया था। तो ऐसे 1.5-2 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता, ये नॉलेज का जो प्रवाह है, देखिए नॉलेज नदी की तरह बहती है, बीच में कट लग गया है। और हमने जो यात्रा स्टार्ट की 1857 में, वो यात्रा स्टार्ट की उस नॉलेज से जो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वो बना। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो है, हम उसके सारे आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो ब्रिज टूट गया है, बाकी ज्ञान उधर पड़ा है। तो ये ब्रिज बनाने, देखिए तक्षशिला नालंदा की बात करें तो ब्रिज बनाने की बात आएगी जरूर, लेकिन ब्रिज बनाने की इच्छा किसी सरकार की है या नहीं है, ये मेन चीज है। इसमें बस एक ही राइडर है। अब आप कहें कि अग्निहोत्री जी ब्रिज बनाएंगे या धालीवाल जी बना देंगे, वो क्यों बनाएंगे भाई? क्योंकि हमें जो ये जश मिला है, ये इसी सिस्टम से आगे जाकर मिला है। मैं बेवकूफ होऊंगा यदि इसी सिस्टम को स्मैश करने की कोशिश करूंगा। सिस्टम ने मुझे छत पर पहुंचाया है। अब आप मुझे बता रहे हो कि भाई साहब ये सिस्टम बड़ा फॉल्टी था, वो सिस्टम है वो ठीक है, उस सिस्टम को रीइंस्टेट करिए। मैं कहूंगा भाई कम वक्त मैं उसको रीइंस्टेट करूंगा तो खुद क्या बनूंगा? फिर मैं तो जीरो हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति ऐसा बेवकूफ ही होगा, जिस सिस्टम ने उसको छत पर पहुंचाया वो उसी सीढ़ी को काटना शुरू कर दे। वो सीढ़ी फॉल्टी है, इसमें तो अब कोई शक नहीं है, ये तो लोग मानते ही हैं। लेकिन उसी सीढ़ी के सारे मैं छत पर चढ़ा हूं, इसलिए मैं उस सीढ़ी को नष्ट नहीं करूंगा। इसलिए यदि आप सोचें कि ये सिस्टम से जो बले पड़े लोग हैं वो सिस्टम को तबाह कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो लोग भाई इसका फिर रास्ता कर निकाला जाए। मैं ये सब कथा कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आपने गलती से अपने टॉपिक में तक्षशिला नालंदा जोड़ दिया था। यदि ना जोड़ते फिर मुझे इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत शायद ना पड़ती। फिर मैं मोटा मोटा वैसे ही डिजिटल मोड में जैसा किए ही होगा, जहाँ लेक्चर हुए होंगे डिजिटल मोड का ये लाभ है, फलाना लाभ है, सब बातें मैं कह सकता था। लेकिन आपने थोड़ा ये एक्स्ट्रा बीच में राइडर लगा दिया, तो इसलिए मुझे सारी कथा कहानी सुनानी पड़ी। लेकिन अब इसका तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमें वापस जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जी तो मूर्खता होगी भाई। आप तेज गति से चले हुए हो, एकदम ब्रेक लगाकर एकदम मुड़ना चाहते हो, इज इट पॉसिबल? एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके पल्ले वो भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, अब दोनों ओर से मारे जाओगे। लेकिन आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, पीछे को कंटिन्यू करने की जरूरत है। किसी ढंग से इस ब्रिज को बनाने की जरूरत है, और इस ब्रिज को पूरी दुनिया दोबारा नहीं बनने देगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये सिस्टम इतना जबरदस्त था। जैसे एक छोटा सा फिर उदाहरण दूंगा भाई, हमारे जहाँ आजकल एक बड़ा शब्द चलता है, फ्रॉम लैब टू लैंड। ऐसा ना साइंस वाले यूज करते हैं कि लैब में जो नॉलेज क्रिएट हुई है उसको लैंड तक पहुंचाना है, नीचे किसान तक पहुंचाना है, जिस वो ही नीचे है। अब बड़ा मुश्किल है ये काम।
और कितना पहुंचा पाते हैं लोग गॉड नोज। लेकिन एक तुलसी के पत्ते को उबालने से, पीने से आपकी ये बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये नॉलेज जब क्रिएट हुई होगी तो उसको लैंड तक पहुंचाने के लिए पूरे फार्मूले लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी। उन्होंने किसी ढंग से कन्वे कर दिया कि भाई तुलसी पवित्र पौधा है, इसको पानी दिया करो और इसका पत्ता जो उबालने से लाभ होगा। नॉलेज आपके पास पहुंच गई है, मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं है। लैंड वाले ने मैकेनिज्म से क्या लेना देना भाई, उसको तो नॉलेज की जरूरत है कि इफेक्ट करती है। अब जैसे योग के आसन है भाई, कि ये आसन करो तो ये लाभ होता है। अब कोई पूछे कि डॉक्टर साहब थोड़ा ये समझाइए कि जब आप एडी को जहां रखकर ऐसे कर बैठते हो क्या क्या सिस्टम। अब भाई मैं कह, मुझे नहीं पता सिस्टम कम वक्त कैसे काम करता है, मुझे ये पता कि 10 दिन ये करो तो लाभ बढ़ जाता है। तो ये नॉलेज फ्रॉम लैब टू लैंड मुझ तक पहुंच गई। आम आदमी ने मैकेनिज्म से क्या करना है, लेकिन आज जो नॉलेज है वो लैब टू लैंड पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? मेरे ख्याल में तो नहीं पहुंच रही। और वो फार्मूले लोगों के पास, जब मेडिकल के फार्मूले मेडिकल की फार्मेसियों के पास है, वो आपको वो नॉलेज हजारों रुपए में देते हैं कि ये गोली इतने की है, ये गोली इतने की, ये गोली इतने की है। आपको सीक्रेट नहीं बताएंगे। नॉलेज वही है कि तुलसी के पत्ते में ये है, फलाने में ये है, फलाने में, क्योंकि जितनी दवाइयां बढ़ती है आखिर इन्हीं चीजों से बढ़ती है, और कहां से बढ़ती है। तो ये जो सिस्टम भाई, ये पूरा जो सिस्टम है जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं, इसको इसके साथ इंजेक्ट कैसे किया जाए। छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जोड़ने की जरूरत है। अब ये कैसे होगा भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आई एम नॉट पॉलिसी मेकर। मैं तो आप जैसा ही टीचर हूं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। ये मेरी चिंता है कि इसको किसी ढंग से जोड़ना जरूर चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया आपको जोड़ने नहीं देगी। वो कैसे नहीं देगी? क्योंकि आपकी नॉलेज गलती से संस्कृत में, और अंग्रेजों ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है, ये उन्होंने हमारी खोपड़ी में अच्छी तरह बैठा दिया। हम कई बार बड़े खुश होते हैं ना, हमारे कई मित्र बड़े प्रसन्न होते हैं, देखिए डॉक्टर साहब जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जाती है, अमेरिका में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है। मैं कहती रोने की बात है, हंसने की बात नहीं। कहते आप अजीब बात करते हो, संस्कृत के प्रेमी हो फिर कहते हो। देखिए जर्मनी में जो संस्कृत पढ़ाते हैं वो किस लिए पढ़ाते हैं? जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब ये संगोड़ में खुदाई हुई ना, ये संगोड़ हमारे जहाँ डेराबस्सी के पास है, और आपके हरियाणा में राखीगढ़ी में है, और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हड़प्पा साइड में, तो वहां से खंडहर मिले कि ये तालाब होगा, ये फलाना होगा, ये फलाना होगा। अब वो क्या है, उसी से आपने बुलाना है कि क्या है? लैंग्वेज तो वहां कोई नहीं है, यदि है तो वो पढ़ी नहीं जा रही कौन सी लैंग्वेज है। तो जो आर्कियोलॉजी के लोग हैं वो कहते हैं कि जो खंडहर हैं, यदि अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट हो तो खंडहर स्वयं बोलने लगते हैं। देखिए भाई साहब, अब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की जब बात करते थे, कहते हैं ना कि वहाँ स्नानागार बने हुए थे, गेहूं रखने के लिए वो स्टोर बना हुआ था, तो खंडहरों को देखकर खंडहर बोलते हैं। अब वो कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज मर चुकी है। संस्कृत का अध्ययन इसलिए करना है कि हजारों साल पहले इंडिया कैसा था, तो केवल आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करना है, जीवित भाषा के आधार पर नहीं। संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। अब केवल संस्कृत को इसलिए पढ़ना है कि उस दिनों कैसा था, और जब पढ़कर अर्थ स्पष्ट हो जाए तो जर्मन लैंग्वेज में लिखना है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना है। हमने पूछा संस्कृत में क्यों नहीं लिखना? कहते संस्कृत डेड लैंग्वेज। तो डेड लैंग्वेज में कैसे लिखें? जर्मन इज जिंदा लैंग्वेज, तो जर्मन भाषा में लिखेंगे। हम संस्कृत लैंग्वेज का स्टडी करके उस वक्त के हिंदुस्तान का कल्चर और सिविलाइजेशन जानना चाहते हैं, तो डेड लैंग्वेज में थोड़ा लोग समझेंगे, वो तो मॉडर्न लैंग्वेज में समझेंगे। और यही हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम रहे हूँ, हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटियां जितने संस्कृत डिपार्टमेंट हैं, उनका क्वेश्चन पेपर भी अंग्रेजी में आता है, और थीसिस तो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ता है। अब जाकर हिंदी में अलाउड किया, नहीं तो पहले अंग्रेजी में लिखना पड़ता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने संस्कृत में पीएचडी करवाई, और मुझे मेरे मित्र हैं तो बड़ा, देखिए डॉक्टर बड़ा जबरदस्त काम करवाया, ये करवाया, वो कराया। संस्कृत के अच्छे पंडित हैं। मैंने थीसिस देखना शुरू कर दिया। मैं कहा आपने अंग्रेजी में थीसिस लिखा हुआ है। आप कहते हैं अब संस्कृत में कौन समझेगा? तो लोगों को दूर तक नॉलेज जाए तो इसलिए अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। तो मैं कहा आपने मान लिया कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है? अगर तो इसमें मानने की क्या बात है ही डेड लैंग्वेज। तो भाई अब डेड लैंग्वेज की जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, आप उनको थोड़ा छापोगे, फिर तो उनका ट्रांसलेशन छापोगे ताकि लोगों तक बात जाए। तो बेसिकली पहले हमें इस भाव से होना पड़ेगा कि क्या संस्कृत डेड लैंग्वेज है कि जिंदा लैंग्वेज है।
आपके ज्ञान की राशि सारी उस भाषा में है और आपने उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है, तो पहले सचमुच शनाख्त कर ली जाए कि ये मुर्दा है या नहीं है। बस मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं भाई। ये हैं अच्छा, पर चलिए मैं डॉक्टर साहब धालीवाल जी खत्म ही हो रहा है, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो इसलिए भाई पहले शनाख्त कर ली जाए। कई बार पीजीए बड़े कहते हैं किसी आदमी को कह देते मर गया है, वो उसको मॉर्चरी में फेंक आते हैं, बाद में पता चलता है जिंदा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको डेड लैंग्वेज डिक्लेयर किया हुआ है वो नॉलेज का खजाना है, इसलिए उसको मुर्दा डिक्लेयर करके उसका पोस्टमार्टम करके निपटा दिया जाए। ये बेसिक इश्यूज हैं, इन पर विचार करने के बाद ही नालंदा और तक्षशिला को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, चाहे डिजिटल मोड से, चाहे एक्चुअल मोड से, और चाहे डिस्टेंस मोड से। इधर सब बेसिक इश्यूज जिस पर हमें सब मित्रों को चाहिए। आपने मुझे भाई बुलाया और बात करने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।